ये इस ड्रामा का एपिसोड नंबर 5 है। और अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देख लीजिए, और जिन्होंने पिछले पार्ट्स को देख लिया है देन प्लीज़ कंटिन्यू। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये उड़ने वाला दानव इन दोनों को बुरी तरह से घायल कर देता है। दानव को उड़ते हुए देखकर ये सभी समझ जाते हैं कि प्लान फेल हो चुका है। मी कांग यू को छोड़कर सभी उनको बचाने जाने की बात करने लगते हैं। जैंगलिंग टी लैंग से बोलता है कि जब मैं ये सिक्का उठाकर भागूंगा तो तुम अपनी तलवार से उसके पर काट देना, जिसकी वजह से हमें भागने के लिए थोड़ा और वक्त मिल जाएगा। टी लैंग मान जाता है। जब दानव जैंगलिंग पर हमला करता है तब टी लैंग को समझ में नहीं आता कि आखिर वो दानव के पर कैसे काटे, क्योंकि जैंगलिंग दानव के ऊपर चढ़ा हुआ था, और अगर टी लैंग दानव के पर काटता तो शायद जैंगलिंग को भी चोट लग जाती। तभी दानव जैगलिन के पैरों को तोड़ देता है और उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। ये देखकर टी-लैंग अपनी पूरी शक्ति से दानव के पंख काट देता है, पर दानव का तलवार टी-लैंग की आंखों को छूकर निकल जाता है। ये सब देखकर जी ल्यूली भी इन दोनों के लिए चिंता करने लगती है। इतना घायल होने के बाद भी जैंगलिंग सभी को दरवाजे के पास जाने का इशारा कर देता है। जैंगलिंग जैसे तैसे टी लैंग को बताता है कि टी लैंग, अब मैं चलने की हालत में नहीं हूँ, तुम इस सिक्के के को ले लो और दरवाजे की तरफ भागो। पर टी लैंग जवाब देता है कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ। दरवाजा खुल जाता है और सभी योद्धा सपनों की दुनिया से बाहर जाने लगते हैं। फीफी और कुल्लू यूनकी उनका इंतजार करने लगते हैं। संगीत गुरु के तीनों शिष्य 3 लोगों से उनका सिक्का छीनकर सपनों की दुनिया से बाहर चले जाते हैं। तभी जैंगलिंग कुछ इस तरीके से टी लैंग को रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ता है, पर टी लैंग को तो दाएं बाएं ही समझ नहीं आ रहा था। तभी दानव फिर से इनके ऊपर हमला करने आने लगता है। फीफी के दबाव डालने पर कुल्लून अपनी आत्मिक शक्ति से दानव को जमा देता है, और वो भी केवल कुछ समय के लिए था। दरवाजा जल्दी ही बंद होने वाला था। ये तीनों अपनी इसी हालत में मस्ती करते हुए आ रहे थे, पर जब घंटी की आवाज़ सुनते हैं तो दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं। तभी दानव कुल्लून के कवच को तोड़कर अब हमला करने के लिए इनकी तरफ आने लगता है। ये देखकर जैंगलिंग टी लैंग को इतनी तेज से मारता है कि जैसे कोई घोड़े को भगाने के लिए चाबुक से मारता है, और जैंगलिंग और टी लैंग अपनी पूरी शक्ति के साथ भागने भी लगता है, और अपने आपसी सूझबूझ बूझ और सहयोग से ये दोनों सपनों की दुनिया से बाहर आ जाते हैं। भले ही इन्हें कोई गुरु पसंद न करते हों, पर इनको सही सलामत देखकर पांचों गुरुओं के साथ साथ जी ल्यूली भी राहत की सांस लेती है। असली दुनिया में आकर ये दोनों ही ठीक हो जाते हैं। फीफी इन्हें बताती है कि अगर कुल्लून उस दानों को बर्फ में नहीं जमाता तो तुम लोग आज जिंदा नहीं रहते। जैंगलिंग कुल्लून को शुक्रिया बोलता है और टी लैंग को भी बोलने को बोलता है, पर यह तो फीफी को ही निहारने में व्यस्त था। सपनों की दुनिया में जैंगलिंग और टी लैंग ने जो हिम्मत और चालाकी दिखाई थी, उसकी वजह से जो लोग उनसे बात भी नहीं करते थे वे सभी खुश थे और दोनों का धन्यवाद करते हैं, और सभी इनसे दोस्ती भी कर लेते हैं। अगला सीन दानव लोक का होता है। दानव राजमाता बोलती हैं कि मैं चाहती हूँ कि इंसान और शैतान शांति से रहें, मुझे थोड़ा वक्त दो। पर चारों सेनापति राजमाता को बोलते हैं कि आपके पास केवल 4 दिन हैं, और इतने दिनों में अगर आप देवता यांग जियान के भविष्यवाणी का सही अर्थ नहीं निकाल पाई तो हम सफ़ेद दानव यानी 9 पूंछ वाली लोमड़ी को आज़ाद कर देंगे। पर राजमाता बोलती हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उस शक्ति को कोई भी काबू नहीं कर सकता। पर ये सेनापति नहीं मानते और दानव सम्राट की अंगूठी का धौंस दिखाकर ये राजमाता को भी चुप करवा देते हैं। आगे परीक्षा का तीसरा चरण शुरू होता है, वही पत्थरों वाली परीक्षा। सभी 65 परीक्षार्थियों को पत्थर चुनने के लिए दिया जाता है। सभी अलग अलग रंग के पत्थर चुन लेते हैं, और इस बार तलवार गुरु पत्थर चुनती हैं और उनका पत्थर लाल होता है, और लाल लाल पत्थर वाले सभी योद्धा प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं। तलवार गुरु इन्हें बताती हैं कि इनकी पिछली परीक्षा में इनका प्रदर्शन अति सामान्य और निराशाजनक था, और ये सब ताउसिम योद्धाओं को शोभा नहीं देता। ये इन्हें आराम करने को बोलती हैं और ये भी बोलती हैं कि अगली परीक्षा किसी भी पल शुरू हो सकती है। अगले सीन में सभी खाना खा रहे थे, पर टी लैंग फीफी को ही देखे जा रहा था। ये देखकर जैंगलिंग सारी सिचुएशन समझ जाता है। ये तीनों हान भाई मतलब संगीत गुरु के शिष्य आपस में बात करते हैं कि शायद कुल्लू ने अपनी आत्मिक शक्ति पर काबू पा लिया है, पर ये छोटा भाई बोलता है कि ये झूठ है, क्योंकि अभी तक हमारे भाई ने ही आत्मिक शक्ति पर काबू नहीं पाया है, तो कुल्लू ऐसा कैसे कर सकता है।
इसे तो अपने भाई से ज़्यादा कोई ताकतवर लगता ही नहीं है। बेचारा अभी बच्चा है। इंतजार करते करते 8 घंटे घंटे बीत जाते हैं, पर अगली परीक्षा शुरू ही नहीं हो रही थी। तभी इन्हें बताया जाता है कि इन्हें सपनों की दुनिया के दरवाजे पे जाना होगा और सपनों की दुनिया में प्रवेश करना होगा। इन्हें एक पर्ची दी जाती है और बताया जाता है कि इन्हें इस पर्ची पर उस व्यक्ति का नाम लिखना होगा जिसे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ड्रिंक पीने के बाद सो जाना है, जिससे ये उसी व्यक्ति का सपना देखेंगे जिसका नाम इन्होंने पर्ची पे लिखा था। गुरु माँ का ये नियम सबको थोड़ा अजीब सा लगता है, पर किसी तोहफे से भी कम नहीं लग रहा था। पर्ची पे नाम लिखकर ये सभी ड्रिंक करते हैं और तलवार गुरु के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं कि कैसे गुरु माँ ने अपने ही एक शिष्य की जान ले ली। सभी अपना अपना दिमाग लगाने लगते हैं कि आखिर क्यों तलवार गुरु ने अपनी ही शिष्य की जान ली। उन्हें कोई स्वार्थी बोलता है, कोई घमंडी बोलता है, तो कोई बोलता है कि शायद उन्होंने जलन के मारे ऐसा किया होगा ताकि तलवारबाजी में उनकी शिष्या उनसे आगे न निकल जाए। मी कांगियो तो उन्हें चुड़ैल तक बोल देती है। कुल कुल्लून बोलता है कि वो अपने शिष्यों से बहुत प्यार करती थी, फिर भी मेरे आंखों के सामने ही उन्होंने अपने शिष्य की जान ले ली। अगले सीन में सभी सो जाते हैं और सपने देखने लगते हैं। फीफी सपने देखती है कुल्लून के, और वो सपने में देखती है कि उसकी कुल्लून से शादी हो चुकी है। जैंगलिंग अपने सपने में अपना घर देखता है और वहाँ उसके पिता भी थे। युनकी अपने सपने में अपने भाई कुल्लून को देखता है। टीलैंग सपने में फीफी को देखता है और कुल्लून अपने सपने में अपने ताई गुरु को देखता है। सभी अपने अपने सपने में सामने वालों को वो बातें बताने ही वाले थे जो उनकी दुनिया में वो नहीं बता पा रहे थे। कुल्लून कुल्लून को ताई गुरु सपने में गुरुकुल का कुल प्रमुख और फीफी से शादी करने के लिए बोलते हैं, और जब ये सभी बोलने वाले होते हैं तभी गुरु माँ सपने में आती हैं और सभी को तलवार देती हैं और बोलती हैं कि परीक्षा शुरू हो चुकी है। परीक्षा बहुत आसान है, तलवार सभी लोग उठा लो, और बोलती हैं कि इसी तलवार से सामने वाले को मार डालो, तभी तुम लोग ये परीक्षा जीत पाओगे। पर ये सभी योद्धा अपने इतने चहेते इंसान को नहीं मारना चाहते थे, पर तलवार गुरु बोलती है कि तुम्हारे बलिदान की परीक्षा है, और जब असली दुनिया में दानव तुम्हारे सपनों का इस्तेमाल करके तुम्हें कमजोर कर देंगे तब तुम क्या करोगे, इसीलिए तुम्हें इन्हें अभी मारना होगा। और इधर ये सभी गुरु माँ की परीक्षा देखने के लिए बेचैन हो रहे थे, क्योंकि तलवार गुरु ने इतनी खतरनाक प्रतियोगिता रची है, और ऊपर से उन्होंने गुरुओं को योद्धाओं के निजी सपनों में झांकने से भी मना किया था। ये नियम इन गुरुओं को जरा भी रास नहीं आता। चलिए आते हैं अब सपनों की दुनिया में। ये सभी घंटी की आवाज़ सुनते हैं। ये सपने और असलियत में फ़र्क नहीं कर पा रहे थे, पर फिर भी ये सभी सामने वाले को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ज्यों ही ये उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, गुरु माँ इन्हें बताती हैं कि तुम सभी ये जानना चाहते थे ना कि मैंने अपने शिष्य की जान क्यों ली, पर वो सच तुम कभी नहीं जान पाओगे। पर हाँ, वो दर्द तुम ज़रूर महसूस करोगे जो मैंने किसी अपने को मारते वक्त मैंने महसूस किया था। ये सभी अपने अपने दिल पर पत्थर रखकर ऐसा करने को तैयार हो जाते हैं, और तभी इनकी परीक्षा खत्म हो जाती है और ये सभी सपनों की दुनिया से बाहर आ जाते हैं। सपनों की दुनिया से बाहर आने के बाद ये सभी एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे, और बाकी के शिष्य तो मतलब पृथ्वी गुरु के शिष्य, संगीत गुरु के शिष्य तो तलवार गुरु को मारने के लिए ही दौड़ने लगते हैं। कोई भी तलवार गुरु माँ की परीक्षा से खुश खुश नहीं था, और जैंगलिंग और टीलैंग तो इन्हें जानवर तक बोल देते हैं। पर इन सभी का मुंह बंद करने के लिए तलवार गुरु का एक हाथ ही काफी था। और फिर क्या था, इन सभी की जबान बंद हो जाती है और तलवार गुरु वहाँ से चली जाती हैं, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और अगर आप इसके आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।